नमस्ते दोस्तों। लखनऊ यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि प्रश्न पत्र कैसा आता है। हिंदी शिक्षालय पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के पेपर 1, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास भारत इंदुकाल से अद्यतन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हम सिर्फ पेपर देखेंगे नहीं, बल्कि एनालिसिस करेंगे कि कौन से सवाल हर साल रिपीट होते हैं और उसका बेहतर उत्तर कैसे लिखें। और यह भी देखेंगे कि कौन से 3 सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और उन्हें कैसे लिखकर टॉपर बना जाए। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपका कम से कम 10 घंटे का समय बचाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है ये हमारा 2 घंटे का होगा। इसकी जो टाइमिंग है या 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें हमें मैक्सिमम 75 मार्क्स मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये नोट हमें पढ़ लेना। यहाँ पर आपसे 4 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। खंड आ के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो कि 15 नंबर का है उसका उत्तर आपको देना है। खंड बा के 8 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न जिसमें प्रत्येक प्रश्नों के 20 अंक आपको दिए जाएंगे। उनमें से 3 प्रश्नों को करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में आपको कितने प्रश्न करने हैं और कितने प्रश्नों के कितने अंक मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। खंड आ का पहला प्रश्न, द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। यानी कि हमें द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करनी है। जब हम उत्तर की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले द्विवेदी युग के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे कि द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है, द्विवेदी युग के संपादक कौन रहे या द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन रहे, द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि हैं। फिर उसके बाद हम विशेषताओं पर आएंगे। विशेषताओं में हम हेडिंग वाइज विशेषताएं लिखेंगे। सबसे पहली विशेषता कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। और यहाँ पर 100 उदाहरण की बात की गई है, तो अगर हम जो भी विशेषताएं लिख रहे हैं उस विशेषता के बारे में थोड़ी बहुत संक्षिप्त जानकारी देंगे और उसके बाद नीचे एक उदाहरण देंगे जो कि आपकी विशेषता से बिल्कुल मैच खाता है। जैसे कि हम पहली विशेषता डाल देंगे खड़ी बोली का विकास या खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसमें हम थोड़ा बहुत लिखेंगे कि इस युग में गद्य पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को स्थापित किया गया। पहले कविताएं ब्रजभाषा में होती थी, लेकिन अब कविता भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। इसके बाद हम जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास है, यह भी खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसके बाद हम इसी महाकाव्य का एक उदाहरण दे देंगे, यानी कि इसका एक छोटा सा अंश यहाँ पर लिख देंगे काव्य का कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। तो यह आपका एक प्रभावी ढंग का उदाहरण भी हो जाएगा और आपकी एक विशेषता भी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर इसी प्रकार लिखेंगे जैसा अभी मैंने आपको बताया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। खंड आ में हमें 2 प्रश्न करने हैं, तो यहाँ पर अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है। आप लोगों को अगर द्विवेदी युग की विशेषता नहीं याद है तो आप लोग ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। छायावाद को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। छायावाद क्या है? छायावाद को स्पष्ट करना है, उसके बाद इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ, हमें इसका विवेचन करना है। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है, छायावाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं, छायावाद में कौन कौन से कवि आते हैं और छायावाद में कौन कौन सा काव्य लिखा गया। इसके बाद आप इनके प्रमुख उपलब्धियों का विवेचन कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं खंड बा। अगला है खंड बा। खंड बा में हमें 3 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं और यहाँ पर हमसे 8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। प्रश्न तीसरा, यानी कि खंड बा का पहला प्रश्न है, छायावादी चतुष्टय का परिचय देते हुए छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इससे ज़्यादा आसान कोई आंसर नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। आप लोग अगर चाहें तो बीए थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें आपको क्या करना है, छायावादी चतुष्टय, इसका अर्थ ये है कि छायावाद के जो 4 कवि हैं
प्रमुख 4 कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों का संक्षिप्त परिचय देना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कब से कब तक वे रहे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी आदि, ये सब आपको बताना है। इसके बाद छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को बताना है, जैसे कि छायावाद में रहस्यात्मकता, प्रकृति का सुंदर चित्रण और भी कई ऐसी ही विशेषताएं हैं, उनको लिखना है। और प्रभावी अगर बनाना है इस आंसर को तो आप लोग जैसे विशेषताओं के नीचे, जैसे पहले मैंने बताया द्विवेदी युग की तरह, आप लोग इसमें उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि प्रकृति का चित्रण, नारी की मार्मिक दशा का वर्णन। मार्मिक दशा का वर्णन में आप लोग लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कामायनी है। कामायनी का एक उदाहरण है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नामोल्लेख करते हुए प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ही आसान है, जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर के 2 प्रश्न देखे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक यानी कि अज्ञेय जी का जीवन परिचय यहाँ पर संक्षिप्त रूप में देना है और प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि उदाहरण में आप लिख सकते हैं प्रयोगवाद में उपमानों की नवीनता। इसमें आप प्रयोगवादी कवियों ने कविता की अतिशय अलंकृत भाषा से मुक्त किया और उपमाएं या बिंब खींचने के लिए प्रकृति या पुराणों पर निर्भर न रहकर आसपास के साधारण वातावरण और आधुनिक जीवन से वस्तुओं को चुना। इसमें आप अज्ञेय द्वारा लिखे यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति दे दो, यह उदाहरण आप दे सकते हैं। इस प्रकार आपका यह उत्तर भी बहुत ही प्रभावी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकासात्मक परिचय दीजिए। इसका अर्थ यह है कि हमें हिंदी कहानी का विकास यानी शुरू कब से होती है, कौन कौन से खंड इसमें आते हैं और किन किन कवियों को इसमें शामिल किया गया है, किन कवियों ने कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, इस प्रकार हमें इसका आंसर लिखना है। जैसे कि आप उत्तर में प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं कि इसकी शुरुआत लगभग 1900 ईस्वी के आसपास सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कहानियों से हुई थी, जहां इसका मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन और उपदेश देना नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद्र जी का आगमन हुआ, कहानी में आदर्शवाद और सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखा गया। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत कीजिए। ये भी कहानी के जैसा ही है। अगर आपको कहानी का नहीं याद है तो आप लोग नाटक का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे अभी आपने हिंदी कहानी का विकासात्मक परिचय सुना, उसी प्रकार आप उपन्यास और कहानी दोनों का थोड़ा बहुत संक्षिप्त परिचय देख लेंगे और इन दोनों में क्या अंतर है आपको ये बताना है और प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्शवाद और उनकी सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखा गया है, तो ये वाला प्रश्न भी आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र लेखन के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। इसमें भी आपको रेखा चित्र क्या है, इसके रेखा चित्र लेखन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, उस पर प्रकाश डालने हैं। और अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता की मूल धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसे कि प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के बाद आता है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता, तो आपको उसके बारे में लिखना है और उसकी मूल धाराओं का संक्षिप्त परिचय देना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रगतिवादी काव्यधारा के कालखंड का परिचय देते हुए इसके वैशिष्ट्य को उद्घाटित कीजिए। इसका अर्थ ये है कि हिंदी की जो प्रगतिवादी काव्यधारा है वह कब से कब तक मानी जाती है और इसमें कौन कौन से कवि आते हैं, ये लिखना है। उसके बाद इसकी विशेषताओं को लिख देना है। तो आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा। तो ये रहा आपका 10 का 10वां प्रश्न, जो कि आप लोगों को देख लेना है। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सभी युग की विशेषताओं को ज़रूर याद कर लेंगे। तो यह था लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एनालिसिस। अब आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और अगर आपको इस पेपर के किसी खास सवाल का उत्तर चाहिए या नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ऐसे ही कुछ खास नोट्स और उत्तर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यह जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी थी
तो इसे अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी के सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और महत्वपूर्ण लखनऊ यूनिवर्सिटी परीक्षा टिप्स वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।